नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा इस समय पूना के उपचुनाव का। जहाँ चिंचोड़ा और कस्बा में जो है 26 फरवरी को चुनाव है और उसका रिजल्ट जो है 2 मार्च को आएगा। और इसी पर विश्लेषण करेंगे कि क्योंकि वो दोनों सीट बीजेपी की है और इस समय क्या वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, इसी पर हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी महाराष्ट्र की जो चल रही है सत्ता और राजनीति गर्मा गर्मी, उसके बीच में ये जो उपचुनाव कितने मायने हैं रखते हैं और इसका क्या रिजल्ट देखते हैं आप? सर, ऐसा है कि विधान परिषद के जो चुनाव हुए थे जी, उसमें शिक्षक और पदवीधर मतदार संघ के लोग थे और थोड़ा उसका रिजल्ट जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट गया। मगर उसका जो कारण मैंने देखा वो पब्लिक इशू के ऊपर असंतोष नहीं था, वो पेंशन का प्रॉब्लम था और उसकी वजह से शिक्षक और पदवीधर वो बीजेपी से नाराज थे क्योंकि फडणवीस ने पहले बोला था कि वो पेंशन अफोर्डेबल नहीं है। बाद में उन्होंने सुधार लिया मगर वो तब तक देर हो चुकी थी, तो उसको मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। मगर थोड़ा ऐसा हुआ था कि पूना में वो टिळक फैमिली जो है उनके मतलब मुक्ता टिळक के निधन के बाद उनके घर में वो ये देंगे टिकट ऐसा लगा था, मगर उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया और ब्राह्मण कैंडिडेट भी नहीं दिया वहाँ पे। उसके बदले अभी महाराष्ट्र में गिने चुने जगह है जहाँ पे ब्राह्मण चुन के आ सकते हैं, उनमें से वो कस्बा एक थी, वो भी ओबीसी को दे दी उन्होंने। तो ब्राह्मणों में बहुत क्षोभ पैदा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। ब्राह्मणों की संख्या इतनी नहीं थी कि वो बहुजन समाज की जो वहाँ के संख्या है ओबीसी की, उसके ऊपर मात करके गिराए जी। और मगर उनमें जो असंतोष था वो आनंद दवे करके उन्होंने एक उम्मीदवार भी खड़ा किया था, जिसका शुरू में लग रहा था थोड़ा जोर शोर लग रहा था। मगर कैसे हुआ ना कि 2 चीज़ें घटी। एक तो देवेंद्र फडणवीस ने अपना ब्राह्मण्य पूरा लगा दिया दांव पे, पूरा ब्राह्मण कार्ड खेला। पूरा ब्राह्मण कार्ड फडणवीस ने खेला, जो कभी वो खेलते नहीं है दूसरी जगह। उनको उल्टा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको डर लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, पक्षपाती वाली करके मेरे को मराठा और बहुजन समाज वाले जो हैं वो मेरी कन्नी काटेंगे, ऐसा डर रहता है, इसलिए वो ब्राह्मणों से दूर रहते हैं। मगर अभी ऐसा हो गया कि उन्होंने लोगों के जाके बोला कि यहाँ पे ब्राह्मण है कि नहीं इसका मत सोचो, महाराष्ट्र में मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, ब्राह्मण हूँ, आपका जो भी इंटरेस्ट है ब्राह्मण समाज का वो मैं सेफगार्ड करूँगा, आप नाराज मत होइए। और कैसे है ना कि ब्राह्मण समाज को भी क्या करेंगे, क्या भाई गुस्सा आ गया तो आनंद दवे को ब्राह्मण लोग वोट देंगे तो वो चुन के थोड़ा आएगा, फिर तो उल्टा कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के आएगा वहाँ पे। वो कांग्रेस वाले तो ब्राह्मण लोगों के दुश्मन हैं। आज के कांग्रेस वालों के बापजादों का ही लीड था ना, है तो नहीं? बिल्कुल, वो तो बात था। तो ब्राह्मण जानते हैं कि अपना भवितव्य जो है वो बीजेपी के साथ ही है। कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले तो हेट करते हैं, किसी भी टिकट दे ब्राह्मण फूट नहीं सकते। हाँ, लगता है सर वो चाहेंगे भी तो फूट नहीं सकते। मगर फडणवीस ने बराबर उनका इमोशनल ये जो वीकनेस है, जाए तो जाए कहाँ, वो बराबर पकड़ा। उन्होंने उनको ये दे दिया कि भाई आप हमको वोट नहीं करना है मत करो, वोट नहीं करना है तो भी मत करो, नोटा डालना है वो भी डालो, चुन के कौन आएगा इतना बताओ मुझे, तुम्हारा दोस्त आएगा या तुम्हारा दुश्मन आएगा। जिस पार्टी ने ब्राह्मणों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई और उनको नीचे दिखाने की कोशिश की, और ब्राह्मण से अभी के नहीं, इतिहास में जो ब्राह्मण हैं, पुराण में जो ब्राह्मण हैं, वेदकाल से लेके जो ब्राह्मण हैं, उनके खिलाफ जो अभी आवाज़ उठाते हैं, है ना अपने नेता, हाँ, ब्राह्मण दिखाई दिया तो वो बोल ही देते। हाँ, और अरे उसको महाराष्ट्र भूषण देने को भी वो तैयार नहीं होते जी, वो डिजर्विंग है, ये है वो, तो वो बोले उनको आप वोट देंगे क्या? नहीं ना, फिर एक काम करो मेरे ऊपर छोड़ दो ब्राह्मणों का। और एक ब्राह्मण परिषद हुई अभी जी, वो खास इसी के लिए इनडायरेक्टली थी कि ब्राह्मण लोगों का समाधान फडणवीस ने जाके वहाँ बहुत भावुक भाषण किया। वो बोले कि मुझे मेरे ब्राह्मण होने का अहंकार नहीं है जी, मगर अभिमान है। शब्दों में कैसे उन्होंने ये किया, बहुत चतुराई से। और वो बोले कि ब्राह्मण समाज के लिए जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बहुजन समाज की समस्याओं से अलग हैं। आज आपके उसने एक मुद्दा मेरे को मीटिंग का जो रिपोर्ट मिला, उसने बोला कि ब्राह्मण समाज में अभी महाराष्ट्र में और पुणे में आपके
ज़्यादा करके 90% ब्राह्मण जो है वो माँ बाप है, क्योंकि उनके बेटे बेटियां सब फॉरेन में चली गई जी। वो यहाँ पे है नहीं, उनके कोई सवाल, उनके कोई समस्या यहाँ पे नहीं। वहाँ से वो यहाँ पे जो उनके माँ बाप रहते हैं उनकी ख्याली खुशहाली का उनको ख्याल है, तो वो ख्याली खुशहाली के लिए वृद्धाश्रम से लेके सीनियर सिटीज़न फैसिलिटीज़ से लेके जो भी है उसमें हम लोग ये करेंगे। अब ब्राह्मण करके आज आपको कोई विक्टिमाइज़ नहीं करता है, आपको नौकरी लेनी ही नहीं है, आपके 60 और 70 की उम्र में नौकरी लेने के लिए थोड़ी जानेंगे, तो आपको कोई रिजर्वेशन का भी तकलीफ़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। और आपके बच्चे 10वीं पास हुए नहीं, 12वीं पास हुए नहीं कि फॉरेन में सीखने के लिए जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। तो आप इतनी चिंता मत करो, गवर्नमेंट आपके साथ है, आपके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होगा, इतना हम देखेंगे। और सामाजिक स्थिरता, शांतता, इसके लिए ब्राह्मण समाज का चुप रहना आवश्यक है। वो जितने जाग जाएंगे, जितने शोर मचाएंगे, उतने उनके खिलाफ प्रवृत्तियां बढ़ेगी। और हिंदुत्व के लिए ब्राह्मण समाज नींव रखता है, अधिष्ठान है। बिल्कुल। आप हिंदुत्व के साइड में रहेंगे और भाजपा को विरोध करेंगे, नहीं हो सकता। संघ परिवार और भाजपा ही आपका अधिष्ठान है, वैचारिक बौद्धिक अधिष्ठान है, भावनिक अधिष्ठान है। उसको छोड़ के आप एक चुनाव में कोई उम्मीदवार दिया नहीं दिया उसके लिए गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा मत करो। वो कन्विंस हो गए सब ब्राह्मण वहाँ के। तो अभी ब्राह्मण वोट जो है, जो पहले या तो नोटा में जाता था या जाता है, मैं अभी आपको गारंटी देता हूँ मतदान करने लिख के ले जाएंगे। संजय बोला कि मतदान ही नहीं करे जाएंगे ब्राह्मण, नहीं, वो मतदान करने जाएंगे और ओबीसी समाज का जो भी जो बीजेपी के जो भी कैंडिडेट है उसको ही वोट करेंगे जी। सब बीजेपी के बिना उनका चलता नहीं, बीजेपी का भी उनका। मगर ये सब करतूत फडणवीस ने की जी वहाँ पे, और बाकी समाज में तो फडणवीस का जादू चलता ही है। अभी चिंचवड़ में ऐसा हो गया सर, फॉर्चुनेटली फॉर फडणवीस, कि चिंचवड़ में तो मैं आशा रखता ही नहीं था। मेरे दोस्त लोगों को, पत्रकारों को फ़ोन किया था, वो बोले भाई अजीत दादा ने प्रेस्टीज लगा दी है इधर चिंचवड़ में। और अजीत दादा बोलते हुए किसी भी हालत में मैं ये सीट निकालूंगा चिंचवड़ की। तो क्या लगता है वो सीट निकलेगा उनसे? सर अभी ऐसा हो गया है कि शरद पवार का जो एक अंतस्थ ग्रुप है वहाँ पे, जी। वो चाहता है कि अजीत दादा ने प्रेस्टीज का पॉइंट किया है चिंचवड़, हाँ। तो वो हारे। हो मतलब अभी क्रेज डाउन हो। सर भाजपा के लिए आसान ऐसा हो गया कि 2 लोग खड़े हो गए, राष्ट्रवादी में बगावत हुई है सर, है कि नहीं? अब देखो ना जी, बागी कौन है, किसका है? इनकी राष्ट्रवादी का ही है ना, चिंचवड़ में। चिंचवड़ में वो क्यों है? और वो उसके पीछे हाथ किसका है? पवार साहब का ये। तो 2 साहब, दादा और साहब के बीच में वो दूरी है, तो उनका ही आदमी उनके आदमी को गिराने के लिए खड़ा हो गया है उधर। तो पहले जो चिंचवड़ लगता था नहीं मिलेगी, अभी ऐसा लगता ही नहीं सर, गारंटी दे सकता हूँ। चलो आज मैं घोषित कर देता हूँ चुनाव का परिणाम, दोनों सीट बीजेपी को आएगी और महाराष्ट्र में एक वातावरण हो जाएगा कि ये जो विद्यमान शिंदे फडणवीस सरकार है उसके ऊपर मतलब ये दोनों सीट जो है काफ़ी मैसेज देगा ये आने वाले। हाँ 2024 सर देखो, वोटिंग मार्जिन कस्बा में अच्छा रहेगा जी। कस्बा में मेरे ख्याल से 10,000 के आगे का रहेगा। ओके। और चिंचवड़ में ये 5,000 से 10,000 तक का रहेगा। मगर चुनाव जीतेंगे, दोनों चुनाव जीते सर। फडणवीस है ना, फिर फडणवीस की शान और शौकत देखो। मतलब जो इनकी 106 सीट है, 106 बरकरार रहेगी। नहीं वो सर, वो तो 2 कम हुई थी, वो 2 फिर से वापस आएगी। मगर ये जीत सर फडणवीस की अकेले की होगी। इसमें चिंचवड़ में भी फडणवीस ने ये करके रखा है, पूरा अपना साधन सामग्री सब जो वो जुटा के रखे। सब पैसे भाजपा वाले खर्चा नहीं करते ज़्यादा कभी। पहली बार मैं देखा हूँ कि चिंचवड़ में दबा के खर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रवादी वाले बहुत ही कर रहे हैं, मगर वो करोड़ों में कर रहे हैं, मगर ये भी लाखों में कर रहे हैं। मतलब वोटर लोग को पैसा मिल रहा है दोनों तरफ। वोटर को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, खाना पीना चल रहा है सब। मतलब इलेक्शन के लिए जो भी करना पड़ता है ना, वो दोनों पार्टी, मतलब आम चुनाव की तरह ही उपचुनाव हो रहा है। बस तो कैसे भी करो जीत हो, तो फडणवीस साहब की ये जीत होगी और उनकी जीत होगी, क्योंकि बाकी जो भाजपा नेता है वो निष्प्रभ है, उनका इसी बात पर हम जो है 2 मार्च को फिर से वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल, हमने जो बोला था
वो अरे सबके सामने बोला है दोस्तों जी। मैंने आपकी ओर ज़्यादा देखा नहीं, मगर एक बात बोलता हूँ, दोनों सीटें पिंपरी अपने चिंचवड़ और कस्बा फडणवीस जीतेंगे, भाजपा जीतेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। थत्ते साहब के बात आपने नोट किया होगा, तो आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि कौन जीतेगा वहाँ पर, क्योंकि आप लोग पुणे के लोग हमारे काफ़ी सर व्यूवर्स हैं, तो बराबर हमको मैसेज देते हैं कि किसकी माहौल सब मैं पुणे से ही फीडबैक लेता हूँ। और थत्ते साहब पुणे के ही हैं शायद, रहने वाले भी पुणे। मेरा घर है ना पुणे में मेरा घर भी है। थत्ते साहब को ज़्यादा जानकारी है, तो जिस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया है, आप भी बताइए हमारे कमेंट बॉक्स पे कि आप क्या मानते हैं कि वहाँ पर किसकी मेजोरिटी बन रही है, किसकी सरकार आएगी। तो हम जो है 2 मार्च को फिर चर्चा करेंगे इसी विषय पर। और हमारा जो रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर आप लिंक के थ्रू वीडियो देख रहे हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ताकत दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।